और हम जा रहे हैं दोस्तों 19 अक्टूबर से रिलेटेड जितनी भी करंट अफेयर्स और एडिटोरियल डिस्कशन है उसे कंटिन्यू करने। तो लेट्स बिगिन द क्लास। सबसे पहला जो आपके सामने यहाँ पे एक न्यूज आ रहा है दोस्तों, वो क्या है कि रोजर बेनी जो है वो उनको 36th बीसीसीआई जो प्रेसिडेंट है ना, उसके रूप में दोस्तों अपॉइंट किया गया है। तो रोजर बेनी को क्या किया गया है, क्रिकेट में बीसीसीआई जो है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट जो होता है ऑफ इंडिया, उसका क्या हुआ दोस्तों, उसके है ना प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है और ये रिप्लेस किए हैं सौरभ गांगुली को, जो दोस्तों है ना 2019 से लेकर के अभी तक क्या करते, वो कार्यभार संभाले हुए थे। लेकिन अब सौरभ गांगुली के बाद रोजर बेनी जो हैं वो क्या बन जाएंगे, बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हो जाएंगे। यह बीसीसीआई का जो दोस्तों ये मीटिंग था 91st एनुअल जनरल मीटिंग था, जिसे मुंबई में क्या किया गया था, हेल्ड किया गया था, है ना। और पेनी जो थे एकमात्र कैंडिडेट थे इसके लिए, और वही क्या हो गए, वो सेलेक्ट हो गए। साथ ही साथ अगर बात करें तो जय शाह जो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के बेटे हैं उन वो कंटिन्यू करेंगे, है ना, बोर्ड के सिक्योरिटी सेक्रेटरी के रूप में। और अमित जो राजीव शुक्ला हैं वो क्या करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पे वो अपने आप को रिटेन करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो ये चीजें आपके लिए थी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करेंगे दोस्तों, चूंकि अभी आपको एक न्यूज आपको देखने को मिल रहा होगा, इंडस वाटर ट्रीटी। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि इंडस वाटर ट्रीटी है क्या, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी समझने से पहले सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि ये जो रिवर है वो कहां से आ रहा है। तो इस जो इंडस रिवर है वो चाइना से क्या हुआ दोस्तों, ओरिजिनेट हुआ है। और ये आप देख पा रहे होंगे कि एलओसी से होते हुए, कारगिल एलओसी होते हुए दोस्तों ये इस्लामाबाद में इंटर करता है और आगे चल करके ये पूरे पाकिस्तान को कवर करता है। बाद में जाकर के ये अरेबियन सी के साथ जाकर मिल जाता है। अच्छा, यहां पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, श्रीनगर से आपको यहां पे देखेगा कि ये झेलम रिवर है जो आगे चलकर चेनाब के साथ मिल जाता है, आपको यहां पे दिख रहा होगा। ठीक है, ये दोस्तों आपको यहाँ पे चेनाब रिवर आपको देखने को मिल रहा है, ये आपको यहाँ पे रावी नवर रिवर देखने को मिल रहा है, ये आपको यहाँ से हिमाचल प्रदेश से निकलता हुआ दोस्तों आपको सतलज रिवर आपको देखने को मिल रहा है। और ब्यास रिवर जो है वो भी आपको दोस्तों कहाँ, चाइना से निकलता हुआ आपको दिख रहा है, यहाँ पे नीचे जो आपको नजर आ रहा है ये आपको ब्यास रिवर है। तो ये सबसे पहले आपको लोकेशन पता होना चाहिए, है ना, ये सभी रिवर्स का। और ये सभी रिवर्स कहां आकर गिर रहे हैं, तो ये अरेबियन सी में ही दोस्तों ये क्या कर रहे हैं, ड्रेन कर रहे हैं अपने वाटर को। आगे चल करके ये सभी रिवर्स जो है, चाहे वो झेलम हो, चिनाब हो, सतलज हो, रावी हो, ब्यास हो, ये सभी आकर के किससे मिल जाते हैं, इंडस रिवर से वो क्या कर जाते हैं, मिल जाते हैं। वो आकर के उनसे उनके साथ उनकी मीटिंग हो जाती है ना। तो और ये कहां दोस्तों, ये पाकिस्तान में होता है, ये इंडिया में नहीं, ये पाकिस्तान में होता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें जो आपको यहाँ पे भी जानना था। लेकिन अब हम समझते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी था क्या। तो इंडस वाटर ट्रीटी जो दोस्तों ये 56 साल पहले, है ना, ये ट्रीटी क्या किया गया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, है ना, ये ट्रीटी ऑर्गेनाइज किया गया था, ये ट्रीटी हुआ था। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट किया गया था इस ट्रीटी को, ताकि पीसफुली क्या हो सके, है ना, इंडस वाटर और उसके ट्रिब्यूटरी के वाटर को क्या दोस्तों, इंडस तथा उसके ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी कौन कौन हो गए, तो ये झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और ब्यास, ये सभी जो उसके ट्रिब्यूटरी हो गए किसके, इंडस रिवर के। तो इसके वाटर का अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, है ना, इंडिया और पाकिस्तान में, इसीलिए दोस्तों ये ट्रीटी को ऑर्गेनाइज किया गया था, इंस्ट्रूमेंट किया गया था। ये जो ट्रीटी है दोस्तों, इसको ऑर्गेनाइज दोस्तों कब किया था, 19 सितंबर, है ना, 1960 में, है ना। आपको ये मैं बता रहा हूं, इसके जो सिग्नेटरी थे जिन्होंने साइन किया था इस ट्रीटी पे, वो कौन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जो भारत के उस टाइम के प्रधानमंत्री थे, और पाकिस्तान के उस टाइम के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों, आयूब खान थे। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ये ट्रीटी हुई थी, और ये ट्रीटी को साइन किसने करवाया दोस्तों, वर्ल्ड बैंक जो था वो ब्रोकर के रूप में, मतलब ये ब्रोकर कहने का मतलब दोनों के बीच में, है ना, माध्य बन करके दोस्तों उन दोनों के बीच में क्या हुआ था, ये ट्रीटी ऑर्गेनाइज किया गया था। अब इस ट्रीटी के कुछ मुख्य बिंदु थे, उसे मैं आपको समझाता हूं। इस ट्रीटी के कुछ फीचर्स हैं, उसे आप समझिएगा। रिवर ब्यास रिवर जो है, ब्यास, रावी और सतलज,
ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, है ना, आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं, यहाँ पे आप देखिएगा रावी, सतलज और ब्यास, ये जो रिवर है इनका कंट्रोल जो था दोस्तों किसके पास रहेगा, वो इंडिया के पास रहेगा। मतलब आप कह सकते हैं जो ईस्टर्न क्या थे, रिवर्स थे, जो ईस्टर्न रिवर थे उसका कंट्रोल किसके पास था, वो इंडिया के पास था। और जो रिवर हो गए झेलम, चेनाब और, है ना, इंडस रिवर हो गया, इसका जो कंट्रोल था वो किसके पास रहेगा, वो पाकिस्तान के पास रहेगा। यहां पे देखिएगा इंडस, चेनाब और झेलम का जो दोस्तों गवर्न कौन करेगा, ये पाकिस्तान करेगा। लेकिन साथ ही साथ इसमें और भी कुछ चीजें थी, इंडिया को अलाउंस मिला था कि वो यूज कर सकते हैं 20% ऑफ वाटर, है ना, इंडस वाटर, है ना, इंडस जो वैली है, सॉरी इंडस जो रिवर है, ये आप इंडस रिवर जो है यहां से आपको निकलता हुआ दिख रहा है, तो इसमें इस ट्रीटी में कहा गया था कि भाई आप जो इंडस रिवर के जो वाटर है वो आप 20% वाटर आप यूज कर सकते हैं, किसके लिए, इरिगेशन के पर्पस के लिए, है ना, पावर जनरेशन के लिए और ट्रांसपोर्ट पर्पस के लिए। ठीक है, ये चीजें आपको, है ना, मतलब ये अच्छे तरीके से वाटर के साथ क्या किया गया था, ये, है ना, शेयर किया गया था कि वाटर शेयर रहे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ताकि ये आगे चल करके कोई, है ना, झगड़े का कलह, मतलब झगड़े का कारण ना बने। ठीक है, तो इसके लिए एक परमानेंट बॉडी जो है वो एस्टेब्लिश किया गया था जिसका नाम था इंडस वाटर कमीशन, ताकि वो क्या कर सके, सॉल्व कर सके वाटर डिस्प्यूट को इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। रिवर इंडस जो है वो ओरिजिनेट कहां से होता है, वो चाइना से होता है। तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। अब आगे चलते हैं, ये ध्यान देते हैं अभी क्यों न्यूज में है। न्यूज में है दोस्तों क्योंकि ये थोड़े से क्या हुआ था, एक कहीं ना कहीं झगड़ा का कारण था कि भाई वाटर शेयर जो है, खास करके वो किशनगंगा प्रोजेक्ट और, है ना, रेटल प्रोजेक्ट को लेकर के दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कुछ, है ना, विवाद था। तो उस विवाद को सुलझाने के लिए वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है, एक न्यूट्रल एक्सपर्ट्स को क्या किया है, हायर किया है। और जो पहला न्यूट्रल एक्सपर्ट जो है जिसका नाम है माइकल लीनो, और दूसरे दोस्तों इनको क्या किया गया है, अपॉइंट किया गया है न्यूट्रल एक्सपर्ट के रूप में। और सीन मर्फी जो है उनको अपॉइंट किया गया है इसके चेयरमैन, मतलब जो भी न्यूट्रल एक्सपर्ट जो है उनके चेयरमैन जो है वो सीन मर्फी होंगे, और ये कौन होगा दोस्तों, माइकल लीनो जो होंगे वो उनके अपॉइंट किए जाएंगे न्यूट्रल एक्सपर्ट के रूप में, ताकि ये किशन गंगा रेट तथा रेटल जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है या प्लांट है उस पर जो भी फैसला हो सके वो, है ना, निष्पक्ष रूप से, अनबायस्ड रूप से दोस्तों क्या हुआ, अनबायस्ड रूप से क्या लिया जा सके, है ना, उस पर फैसला लिया जा सके। तो ये किसने करवाया है दोस्तों, ये वर्ल्ड बैंक ने करवाया है। ये चीज आप याद रखेंगे। साथ ही साथ छोटी छोटी चीजें और भी आपको मैं बता दूं। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूं कि वाटर ट्रीटी में क्या क्या हुआ है ना, सतलज, ब्यास और रावी रिवर जो होगा उसका कंट्रोल किसके पास होगा, इंडिया के पास होगा। यहां पे लिखा हुआ है, उससे क्या होगा, 33 मिलियन एकड़ फीट जो है ना, जो लगभग दोस्तों ये वही सिम सिम कंडीशन दोस्तों जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों जो इंडस, झेलम और चेनाब जो रिवर है उसका कंट्रोल किसके पास होगा, पाकिस्तान के पास होगा। ठीक है, तो यही सारी चीजें यहां पे बताई गई है। इंडिया को साथ में परमिट मिला है कंस्ट्रक्ट करने के लिए दोस्तों रन ऑफ द रिवर प्लान ऑन वेस्टर्न रिवर। ठीक है, विथ लिमिटेड स्टोरेज पर कैपिटा स्पेसिफाइड इन द ट्रीटी। ठीक है, जो भी ट्रीटी में स्पेसिफाइड किया गया है, क्राइटेरिया जो किया गया है उसके आधार पे क्या कर सकता है इंडिया, जो कंस्ट्रक्ट कर सकता है रन ऑफ रिवर प्लांट, है ना, मतलब कुछ रिवर प्लांट्स जो हैं वो क्या कर सकता है, प्लांट कहने का मतलब है ये प्लांट पेड़ वाला नहीं है। ठीक है, प्लांट का मतलब फैक्ट्री। ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर। तो आगे बढ़ता हूं। अब हम आगे बढ़ते हैं, होम मिनिस्टर्स जो हैं वो सीक अनदर 3 मंथ एक्सटेंशन टू फ्रेम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो है क्या। ठीक है, और इस पे क्यों ये सारी चीजें बातें कही जा रही है। तो होम मिनिस्टर ने दोस्तों ये 3 मंथ्स के एक्सटेंशन की बात करते हुए उन्होंने बताया है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है जो 2019 में बनाया गया था, है ना, जो यह एक लेजिस्लेशन है ताकि फास्ट ट्रैक कर सके उन लोगों को जो अनडॉक्यूमेंटेड क्या हुए थे इंडिया में, वो इंटर किए थे, है ना, और वो नॉन मुस्लिम थे, और वो इंडिया में इंटर कहां कहां से किए हैं, वो पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से और बांग्लादेश से।
तो वो जो 6 नॉन मुस्लिम कम्युनिटी है उनको क्या करने के लिए, उनको है ना सिटीजनशिप प्रोवाइड करने के लिए दोस्तों ये अमेंडमेंट एक्ट आया था। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, ये भी कहा गया था विदाउट द रूल बीइंग फ्रेम्ड, जब तक ये रूल फ्रेम नहीं होगा तब तक एक्ट जो है वो इंप्लीमेंट नहीं होगा। तो हुआ क्या है ये समझते हैं। अभी क्या हुआ दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्या किया है, उन्होंने 3 मंथ्स के दोस्तों टाइम और एक्सटेंड करने के लिए बोला है कि भाई वो पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन, जैसा कि आपको पता है, फ्रॉम द सब ऑर्डिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट लेजिस्लेशन ऑन बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा टू frame the rule, a senior government official told the Hindu, this is the 6th extension of ministry has requested। ये ऐसा 6वीं बार है दोस्तों जब क्या किया गया है, इस लॉ को, इस एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए, है ना, 6 टाइम्स हो गया दोस्तों, क्या हुआ, टाइम मांगा गया है कि भाई मुझे और कुछ टाइम चाहिए ताकि इस लॉ को, इस एक्ट को इंप्लीमेंट करवाया जा सके। लेकिन इसके लिए अब दोस्तों ये क्या मतलब, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ऐसा कोई प्रावधान है कि अगर कोई लॉ अगर बन जाए तो उसके बाद ये बार बार एक्सटेंशन हो, और कितने बार एक्सटेंशन हो, तो इसके रिलेटेड मैं बात करता हूं। देखिए, अकॉर्डिंग टू मैनुअल ऑन पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट के मैनुअल जो वर्क होते हैं उसके आधार पे ये है कि, है ना, मिनिस्टर्स और डिपार्टमेंट्स अगर क्या है एबल नहीं है ना, वो एबल नहीं है किसी भी रूल को फ्रेम करने के लिए, है ना, विद इन 6 मंथ्स पीरियड, तो ऐसे कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, है ना, ऐसे कंडीशन में उन सभी को एक टाइम फ्रेम मांगना होगा उस सभी कमिटी और सभी सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन से। सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का मतलब क्या है, राज्यसभा और लोकसभा, उन्हीं ने क्या किया है, राज्यसभा और लोकसभा ने ही क्या किया है, इस लॉ को पास किया है। तो वो भी जो सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन होंगे उनसे क्या करना पड़ेगा, टाइम मांगना पड़ेगा कि भी मुझे कुछ और भी, है ना, टाइम चाहिए ताकि क्या कर सके हम इस लॉ को अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करना। साथ ही साथ जब ये आप टाइम मांगेंगे, जब आपको टाइम की जरूरत पड़ेगी कि मुझे 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने और चाहिए, तो उसके लिए दोस्तों आपको रीजन, है ना, एक स्पेसिफाइड रीजन आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये ऐसा, है ना, आपके दोस्तों, है ना, पार्लियामेंट्री वर्क मैनुअल में आपको प्रोवाइड है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गया। अच्छा, आगे है दोस्तों जो सीएए है, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है उसे पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था 11 दिसंबर को। 12 दिसंबर की बात करें दोस्तों तो प्रेसिडेंट ने अपना क्या हुआ, सहमति उस पर जता दिया था, और मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किया था कि इस एक्ट को हम फोर्स करेंगे जनवरी 10 2020 से। लेकिन तब से लेकर के, ठीक है, आप लगभग दोस्तों 2.5 साल हो गया, 2.5 ईयर्स हो चुका है, अभी तक इस एक्ट को इंप्लीमेंट नहीं किया जा सका है। और ये 2.5 सालों में दोस्तों लगभग 6 टाइम, है ना 6 टाइम क्या किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, है ना, ये टाइम एक्सटेंशन की बात की गई है। आगे चलते हैं, जो सीएए जो है, अब इसके बारे में थोड़ा सा और भी गहरा जान ले कि सीए जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो एक्ट है ना, वो क्या है। तो ये दोस्तों जो हिंदू हैं, मुस्लिम्स है, सॉरी यहां पे देखिएगा, हिंदू, सिख, पारसी, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट और जैन, ये जो कम्युनिटी हैं, अगर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में वो रहते हैं, और वो क्या है दोस्तों 14 दिसंबर, हम सॉरी 31 दिसंबर 2014 के पहले वो इंडिया में इंटर किए हैं, है ना, विदाउट एनी डॉक्यूमेंट, मतलब उनके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और 31 दिसंबर 2014 से पहले वो इंडिया में अगर इंटर किए हैं, तो उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड करने के लिए दोस्तों ये क्या है ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लाया गया था। ये जो एक्ट है उन सभी 6 जो कम्युनिटीज हैं, 6 कम्युनिटी कौन कौन है, हिंदू, सिख, पारसी, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट और जैन, इन 6 कम्युनिटी को दोस्तों एग्जम्प्ट देगा किस लॉ में, फॉरेन एक्ट 1946 एंड पासपोर्ट एक्ट 1920, मतलब इसके तहत अगर उन पे कोई क्रिमिनल केस है तो उसमें भी उन्हें क्या मिलेगा, एग्जम्पशन मिलेगा। साथ ही साथ मैं बता दूं कि जब सीएए 2019 में दोस्तों, है ना, ये आया था, तो 2019 से लेकर के मार्च 2020 तक लगभग 83 जो पर्सन्स हैं उनको प्रोटेस्ट में मारा गया, खास करके असम, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मेघालय, दिल्ली के क्षेत्रों में। ठीक है, जब से क्या हुआ दोस्तों, सीएए को पास किया गया। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको
है ना, द हिंदू में आपको देखने को मिला। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर दी। अब आगे चलते हैं। कर्नाटका के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है वसवराज बोमई, ठीक है, कर्नाटका के जो मुख्यमंत्री हैं वो वसवराज बोमई ने उन्होंने कहा है कि है ना, हम कर्नाटका जो राज्य है उसको हम क्या करेंगे, है ना, उसके इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर हम जीडीपी के रूप में क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया ने यह टारगेट अपने आप रखा है कि भाई हम क्या करेंगे, 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी क्या करेंगे 2032 तक। इंडिया की जो इकोनॉमी होगी, इंडिया का जो क्या होगा इकोनॉमी होगा, वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगा, अर्थात 5 ट्रिलियन, है ना, इंडिया की जीडीपी हो जाएगी। कब तक, ये क्या दोस्तों 2032 तक। तो ठीक उसी आधार पे दोस्तों क्या हुआ, है ना, कर्नाटका के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अभी अपने आप को ये टारगेट दिया है कि अगर 2032 तक इंडिया का अगर जीडीपी 5 ट्रिलियन होता है तो साथ ही साथ हम अपने स्टेट के, है ना, जीडीपी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी कर लेंगे। ठीक है, 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी हम अपने, कर्नाटका सरकार ने ये बात कही है। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों इंडिया और अफ्रीका के डिफेंस डायलॉग के बारे में। ठीक है, इंडिया और अफ्रीका के AIADD, ठीक है, इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग। अब ये क्या है, ये इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो इंडिया और अफ्रीका के बीच में दोस्तों ये सेकेंड है ना, अफ्रीकन डिफेंस डायलॉग जो है 2022 में क्या किया गया, कंडक्ट किया गया, जिसको एड्रेस करते हुए राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर ने दोस्तों कुछ बातें, है ना, कुछ बातें कही हैं। उन्होंने ये कहा है कि इंडिया बिलीव नहीं करता है हायरार्कल वर्ल्ड ऑर्डर में, मतलब एक ऐसा ऑर्डर में नहीं, एक ऐसे वर्ल्ड ऑर्डर में नहीं जहां पे क्या हो, कुछ लोग क्या होंगे, सुपीरियर होंगे, कुछ लोग को क्या किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा सुपीरियर अदर्स कंट्री के रिस्पेक्ट में। साथ ही साथ राजनाथ सिंह ने कहा है कि हम उन सभी अफ्रीकन कंट्रीज को इनवाइट करते हैं एक्सप्लोर करने के लिए इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी को, ताकि इंडिया एक लीडिंग डिफेंस एक्सपोर्टर हो सके। क्या हुआ रिसेंट ईयर में, किनके लिए, तो ये हो सके अफ्रीका के लिए। आप आइए और इंडिया के जो डिफेंस इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी है उसको आप एक्सप्लोर कीजिए। अगर आपको पसंद आता है तो इंडिया जो होगा इस तरीके से क्या होगा, इंडिया एक डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप में रिसेंट ईयर्स में क्या होंगे, वो लीड करेगा, एमर्ज करेगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ सॉवरेन इक्वलिटी, मतलब हम किसी कंट्री पे कोई दबाव नहीं डालेंगे। जो भी हमारे क्लाइंट्स होंगे, जो भी हमारा क्या होगा पार्टनर नेशन होगा, हम उसके साथ सोवर्जिन इक्वलिटी के क्या करेंगे दोस्तों, क्वालिटी को फॉलो करेंगे। उसके सोवर्जिन इक्वलिटी पे हम कोई भी क्या करेंगे, हनन नहीं करेंगे। मतलब जितना आप इक्वल हो उतना ही हमारा भी क्या होगा, इक्वलिटी होगा। म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगा सभी कंट्री के लिए। जिस कंट्री के साथ हम क्या करते हैं डिफेंस डायलॉग एस्टेब्लिश करेंगे, उनके लिए क्या होगा, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगा। साथ ही साथ अगर हम ऐसे करते हुए आगे बढ़े तो हमारा क्या होगा, म्यूचुअल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। अगर हमारा एरिया किसी कंट्री का अगर प्रोटेक्टेड है तो एट दैट कंडीशन हमारा क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो आपका भी डेवलपमेंट, है ना, सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, वही वाली बात यहां पे कही गई है। उन्होंने ये भी कहा कि अफ्रीका साउथ, उन्होंने दोस्तों अपने फर्दर इस बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि इंडिया जो है साउथ ईस्ट एशिया है और मिडिल ईस्ट जो है ना, इमर्ज करेगा एज अ मेजर फोकस एरिया एज इंडिया लुक एज अ मेजर ग्लोबल आर्म एक्सपोर्टर। ठीक है, मतलब इंडिया जो है अफ्रीका के लिए, साउथ ईस्ट एशिया के लिए तथा मिडिल ईस्ट जो कंट्रीज हैं उनके लिए दोस्तों क्या होगा, इंडिया करेगा एक मेजर आर्म एक्सपोर्टर के रूप में इमर्ज होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या करेगा, एक सोवर्जिन इक्वलिटी की बात करता है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात करता है, म्यूचुअल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करता है। तो दैट्स वाई क्या होंगे, ये सारे जो कंट्री हैं, चाहे अफ्रीकन कंट्री हो, चाहे साउथ ईस्ट एशियन कंट्री हो, या मिडिल ईस्ट के जो कंट्री होंगे, वो क्या करेंगे, आकर इंडिया के साथ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ, म्यूचुअल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के थ्योरी के साथ क्या करेंगे, अपने वर्ल्ड ऑर्डर, अपनी कंट्री को क्या करेंगे, इनहेंस करेंगे, अपनी कंट्री को डेवलप करने की प्रोसेस को आगे जारी रखेंगे। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि हम क्या करेंगे, पीस सिक्योरिटी और डेवलपमेंट को, ये इंटर रिलेटेड है।
उन्होंने कहा कि जो पीस है, सिक्योरिटी है और डेवलपमेंट जो है वो इंटर रिलेटेड है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रॉस्पर तरीके से पीस, सिक्योरिटी और डेवलपमेंट को इंश्योर करेंगे। जितना आपका डेवलपमेंट होगा उतना हमारा भी डेवलपमेंट होगा, सबका साथ सबका विकास होगा। ठीक है, उन्होंने ये भी कहा है कि हमने मतलब इंडिया ने क्या किया है दोस्तों, रोबस्ट प्राइवेट और पब्लिक क्या हुआ दोस्तों, डिफेंस इंडस्ट्री एस्टेब्लिश किया है। एक डिफेंस एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम भी इंडिया ने क्रिएट किया है, जो आगे चल करके दोस्तों एवेंडेंट क्या होगा, एवेंडेंट टेक्निकल मैन पावर को क्या करेगा, एडवांटेज प्रोवाइड करेगा। और ये कंडीशन जो होगा वो आगे चल करके इंडिया और अफ्रीका के डिफेंस डायलॉग को और भी मजबूत करेगा। ठीक है, यहां पे ये भी कहा गया कि इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग जो है वो गांधीनगर डिक्लेरेशन को क्या हुआ, उन्होंने अडॉप्ट किया है। इसके बारे में भी आगे बात कही गई है। आगे चलते हैं, मिस्टर सिंह अर्थात डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह, उन्होंने ये कहा कि इंडिया और अफ्रीकन कंट्री जो है इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, है ना, ताकि वो सिक्योर सेफ क्या कर सके, मैरिटाइम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सके। खास करके इंडियन ओशियन रीजन की बात की है उन्होंने। साथ ही साथ दोस्तों ये भी बात किया है कि इंडिया जो है सपोर्ट सिस्टम है किसके लिए, जितने भी अफ्रीकन जो कंट्री है उनके लिए। एट द टाइम ऑफ, उन्होंने ये भी बात कहा है दोस्तों कि एट द टाइम ऑफ कोविड-19 इंडिया ने सबसे पहले आगे बढ़ चढ़ कर क्या हुआ, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड किया है उन सभी अफ्रीकन कंट्रीज को जो क्या थे दोस्तों, नीडी थे, जिनको डिजास्टर रिलीफ से क्या होता की जरूरत थी। तो इंडिया ने कोविड-19 के टाइम अपने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को बहुत अच्छे तरीके से अफ्रीकन कंट्री को प्रोवाइड किया है। तो इस तरीके से इंडिया जो है वो एक पीसफुल तरीके से अफ्रीकन कंट्री के साथ पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी को एस्टेब्लिश करेगा। आगे बढ़ते हैं, तो आज का जो है वो न्यूज सिर्फ यहीं तक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ इट बेनिफिट्स यू अलॉट, ठीक है, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।